प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर दीपक सालवी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ड्राइंग एंड पेंटिंग एट गवर्नमेंट कॉलेज सागवाड़ा। तो प्रिय विद्यार्थियों, पिछले के लेक्चर को हम आगे बढ़ाते हुए आज के ई लेक्चर में हम पाठ्यक्रम और अभी तक ई लेक्चर्स में क्या क्या पढ़ा है उसके बारे में बात कर रहे हैं हम कि पिछले ई लेक्चर में मैंने कला के मूलभूत सिद्धांतों सेकंड पेपर के बारे में आपसे कुछ बात की थी, जिसके अंतर्गत हमने अभी तक क्या क्या ई लेक्चर्स बनाए हैं उसको लेकर हमने बात की। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमारे पाठ्यक्रमानुसार हमने अभी तक क्या क्या ई लेक्चर्स में पढ़ा है, पीडीएफ नोट्स में क्या पढ़ा है, उसका रिवीजन के तौर पे मैंने आपको ये भी जो 2-3 ई लेक्चर बनाए हैं बना रहा हूँ। आगे भी 1-2 ई लेक्चर बनाऊंगा कि जिसमें आपका रिवीजन हो सके कि कैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, क्या आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो मैंने अभी तक क्या क्या ई लेक्चर्स बनाए हैं पीडीएफ नोट्स के माध्यम से, तो उसके बारे में मैं आपसे आज चर्चा कर रहा हूँ। तो इसलिए इससे पहले के लेक्चर्स में कला के अर्थ, कला की परिभाषाएं, कला का महत्व, कलाओं का वर्गीकरण, इसके बारे में बात की थी। तो ललित कलाओं के बारे में इस ई लेक्चर में हम बात कर रहे हैं। तो गुणों के आधार पर, विशेषताओं के आधार पर ललित कलाओं को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है रूपप्रद या दृश्य कला, विजुअल आर्ट्स। दूसरा है प्रदर्शनकारी कलाएं, परफॉर्मिंग आर्ट्स। तो रूप और दृश्य कलाएं हैं विजुअल आर्ट्स। तो इसके अंतर्गत हमने पढ़ा था दृश्य कला का संबंध हमारा उन कलाओं से है जो नेत्रों से संबंधित है, अतः जिनको हम देख सकते हैं वो दृश्य कलाएं हैं, रूप देने वाली कलाएं हैं, आकारत कलाएं हैं, इसलिए इन्हें चाक्षुष कलाएं भी कहा जाता है ना। तो आकारत कला या रूप प्रदान करने वाली कला, जिसमें क्या होता है कि किसी पदार्थ को इस प्रकार का रूप दे दिया जाए जिसमें पदार्थ अपना अस्तित्व खोकर अन्य रूपाकृति में समाहित हो जाए। जैसे मिट्टी से मानवाकृति बनाने पर मिट्टी का अस्तित्व मानवाकृति में विलीन हो जाता है। उसके बाद में भारतीय कला रूपों में भौतिक पदार्थों का अलंकरणात्मक रूपांतरित रूप विश्व की कला में एक आदर्श उदाहरण है। रूपप्रद कला के 2 आयाम देखने को हमें मिलते हैं। पहला है द्विआयामी, 2 डायमेंशनल। इसमें समतल सतह जिसके 2 आयाम होते हैं, लंबाई तथा चौड़ाई, 2 डायमेंशनल। कागज, बोर्ड, ये द्विआयामी आते हैं, 2 सरफेसी होते हैं, लंबाई होती है और चौड़ाई होती है। फिर आता है आपका त्रिआयामी, 3 डायमेंशनल। तो इसमें लंबाई और चौड़ाई तो होती है, साथ में इसकी मोटाई भी होती है, जैसे लकड़ी, पत्थर आदि, ये हमने पढ़ा था। इसके बाद में प्रिय विद्यार्थियों, भारतीय कला, चित्रकला, रूपप्रद कलाओं के बारे में ही हमने आगे पढ़ा था कि क्या होता है। थेरी गाथा चित्र, विनय पट्टिक के बारे में, बौद्ध जो धर्म ग्रंथ है उसके बारे में बात किया था। और संयोजन का अर्थ जो है वो सृजित व रचित करने से, और कला के विभिन्न कला तत्वों को प्रयोग करने के लिए वह जिन आदर्शों का पालन करता है वे संयोजन के सिद्धांत कहलाते हैं। और कुछ सिद्धांतों के बारे में बात की थी जिसका डिटेल में हम आगे पढ़े हैं। संयोग, सामंजस्य, संतुलन, प्रभाविता, लय, ताल, प्रमाण, इसके बारे में हमने कुछ बात की थी। इसके बाद में हमने दृश्य कला और रूपप्रद कला में मूर्ति कला के बारे में बात की थी कि मूर्ति कला, भारतीय समाज में मूर्ति कला को उच्च स्थान प्राप्त है, जिसके प्राचीन उदाहरण भारतीय मंदिरों की मूर्ति कला में देखे जा सकते हैं। दक्षिण भारत में नटराज की मूर्ति परमात्मा के विराट रूप को अभिव्यक्त करती है। और कला परंपरा में मूर्ति कला को स्थापत्य कला का ही एक अंग माना गया है। और प्राचीन ग्रंथों मानसार, सम्रांग, सूत्रधार आदि में मूर्ति निर्माण कला का विस्तार पूर्वक
वर्णन देखने को मिलता है। और मोटे रूप से मूर्तिकला को 3 प्रकार के भागों में बांटा गया है। उच्चीकृत लो रिलीफ, कम उभार वाले शिल्प को उच्चीकृत कहा जाता है और सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरे इसका अच्छा उदाहरण है। फिर है उभारदार हाई रिलीफ, तो अधिक उभार वाले शिल्पों के लिए उभारदार शिल्प का प्रयोग किया जाता है, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर 18वीं 19वीं शताब्दी तक विकसित भारतीय मंदिरों में उत्कीर्ण किए गए कार्य हैं। फिर आता है दबी हुई कला, दबी हुई मूर्तिकला, संक रिलीफ। मूर्तिकला में वह तकनीक जिसमें समतल धरातल पर किसी आकृति को उभारने के बजाय खोद कर दबा हुआ बनाया गया है, जिसके उदाहरण मिस्र की मूर्तिकला में हमें देखने को मिलते हैं। इसके अतिरिक्त मृणशिल्प, टेराकोटा और पकाई गई मिट्टी से काम जो करते हैं, जिसको आग में पकाते हैं गीली मिट्टी को बनाकर, वो टेराकोटा मूर्तिकला का ही एक उदाहरण है। और पेपर मेशी के बारे में जो भी आप प्रैक्टिकल क्लासेस अगर अपनी होती है तो पेपर मेशी के बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बताने का प्रयास करूँगा। पेपर मेशी में जो ये जो हल्के कागज वगैरह, अखबार की रद्दी, खिलौने, तो इनको गलाकर मुल्तानी मिट्टी में करके कुछ प्रोसेस होता है इसका। पेपर मेशी जो हल्के होते हैं, वजन में हल्के होते हैं, उनको बनाने में अच्छा लगता है और टिकाऊ भी होते हैं, तो इनको पेपर मेशी के वर्क के बारे में भी मैंने आपको बताया था। फिर दृश्य व रूपकृत कला में ही वास्तुकला आती है, जिसमें आर्किटेक्चर, तो आर्किटेक्चर के बारे में बहुत अच्छा मैंने डिटेल्स बताया था। वास्तु की उत्पत्ति जो है वस्त्र धातु की हुई है, जिसका स्थान निवास करना है। और भारतीय वास्तुकारों ने सौंदर्य को ही अपना लक्ष्य नहीं बनाया, वरन सौंदर्य के साथ साथ सत्यम और शिवम को भी अभिव्यक्त किया है। वास्तुकला का विशद विवरण हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है और प्रमुख वास्तुशास्त्रीय ग्रंथों में सूत्रधार मंडन, विश्वकर्म प्रकाश, सम्रांगण सूत्रधार, और दक्षिणी वास्तु परंपरा में विश्वकर्मीय शिल्प, मयमतम, शिल्प रत्न, चित्रलक्षणम आदि प्रमुख है। और मानसार में वास्तुशिल्प का अत्यंत विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। और इसके अंतर्गत हमने वास्तुकला की 3 शैलियों के बारे में बात की थी। नागर शैली जो उत्तरी भारत में पाई जाती है, द्राविड़ शैली जो दक्षिणी भारत में होती है, और नागर शैली जो मध्य भारत में होती है, जिसमें इन दोनों शैलियों का मिला जुला रूप हमें देखने को मिलता है। फिर विद्यार्थियों, हमने पढ़ा था काव्य कला के बारे में भी बात की थी। काव्य कला जो है पोएट्री, तो काव्य कला जो है उसको समस्त ललित कलाओं में सर्वोत्तम स्थान दिया गया है और यह भौतिक उपकरणों से पूर्णतः मुक्त है। इस काव्य का वास्तविक आधार शब्द होता है और भारतीय शास्त्रों में से शब्द ब्रह्मवाद के नाम से अभिहित किया गया है। और इसके अंतर्गत ये काव्य कला में संगीत कला एक और है, और ये संगीत एक स्वरयुक्त लयात्मक आंगिक चेष्टाओं का मनोरम प्रदर्शन है। संगीत मानव को प्रकृति प्रदत्त अनोखा उपहार है। और सम्यक गीत को संगीत कहा गया है। उसके बाद में नाट्य कला और नृत्य कला के बारे में बात की थी। तो भारतीय परंपरा में नाट्य कला को रस ब्रह्मवाद के नाम से अभिहित किया गया और नर्तन को नाट्य कला का ही अंग माना गया। और भरत मुनि ने नाट्य को मुख्य कला व अन्य कलाओं को गौण कला स्वीकारा गया। और नाट्य शास्त्र के जो रचनाकार है वो भरत मुनि है। और भरत मुनि ने नाटक के विभिन्न तत्वों की रचना की, समाज को रंगमंच के विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी। उन्होंने रंगमंच की उपयोगिता को इस प्रकार प्रमाणित किया जाए कि आगे चलकर भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के रूप में प्रसिद्ध हुआ। भरत मुनि के अनुसार अभिनय के 4 प्रकार होने चाहिए। आंगिक मतलब अंग के द्वारा, प्रत्यंगों के द्वारा, उपांगों के द्वारा, वाचिक मतलब वाणी के द्वारा, आहार्य मतलब हार और वेशभूषा के द्वारा, और सात्विक मतलब सात्विक भावों के द्वारा। ये नाटक के बारे में हमने कुछ पढ़ा था ई लेक्चर में और PDF नोट्स के माध्यम से। और ये एक मैंने विभिन्न कला शैलियों के वर्गीकरण के बारे में बात की थी।
तो ये भी मैंने बहुत अच्छा आपके लिए एक ई लेक्चर बनाया था और अच्छा PDF नोट्स मैंने बनाए थे कि इस ई लेक्चर में मैंने इससे संबंधित जनजातीय कला ट्राइबल आर्ट्स जो आपके जनजातीय क्षेत्र में चलती है, इस अंचल में चलती है, ट्राइबल आर्ट के बारे में बहुत अच्छा ई लेक्चर बनाया था, अच्छी स्लाइड्स के साथ में बनाया था। तो इसको भी मैंने दिखाने का प्रयास किया है और इसको पूरी डिटेल से ट्राइबल आर्ट किसे कहते हैं और विभिन्न भागों में निवास करने वाली आदिवासी जनजातियों द्वारा रची गई कला को जनजातीय कला कहते हैं। और जनजातीय जो लोग हैं वो कला में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं, इसके बारे में बात की थी। और जनजातीय जो वर्ग है वो अपनी कलाकृति को निर्मित करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का ही अधिकतर प्रयोग करते हैं। बांस, लकड़ी, मिट्टी, पत्थर, खनिज, जो प्राकृतिक संसाधन है उनको अपने चित्रों में प्रयोग करते हैं। और इनके बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण हमें भारत में फ्रांस और स्पेन में फ्रांको कैंटाब्रियन क्षेत्र है उसमें देखने को मिलता है। और भारत में मध्य प्रदेश में भीमबेटका, पंचमढ़ी, राजस्थान में चंबल नदी घाटी क्षेत्र और यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। और जनजातीय कला की चित्रकला के साथ साथ में मूर्तिकला में भी इन्होंने कार्य किया है। मूर्तिकला में जैसे अपने घर में रखने हुई कोटरी को भी कला के माध्यम से उपयोग करते आए हैं। और गांव की सीमा पर गण चिन्ह लगाने की इनकी प्रथा रहती है, जिसमें विभिन्न पशु पक्षियों और वनस्पतियों के शिल्प चित्र कलात्मकता की दृष्टि से अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। और जनजातीय कला का एक रूप अंगालेखन गोदना है, जिसे स्त्री पुरुष अपने शरीर के विभिन्न भागों पर बनवाते या खुदवाते हैं। और राजस्थान में मैंने बताया है कि भील, मीणा, गरासिया ये जनजातियाँ प्रमुख है। और ये जो भी इनके कोई उत्सव होते हैं, कोई हर्ष होता है, कोई शोक होता है, कोई प्राकृतिक आपदा होती है, उसको ध्यान में रखते हुए वे अलग अलग प्रकार की कलाकृतियों का सृजन करते हैं। ये भी मैंने एक अच्छा ई लेक्चर बनाया था आप लोगों के लिए, अगर नहीं देखा हो तो उसको वापस देख सकते हैं। और संगीत और नृत्य के बारे में बात की कि संगीत और नृत्य में भी जनजातीय कला जो है वो अपनी कलात्मक परिवेश को सहेजे हुए हैं। और ये मैंने एक अच्छी बात बताई थी कि इसके अंतर्गत महिलाएं जो हैं वो पुरुष के बराबर का दर्जा प्राप्त है इनके नृत्यों में। महिलाएं भी बराबर पुरुष का जितना योगदान रहता है नृत्यों में, उतना ही योगदान नारी का रहता है। तो ये लोग बड़ी हर प्रकार के त्योहारों को, तीज त्योहारों को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। और आज भी हमें कई कई नृत्य देखने को मिलता है। इसके साथ ही मैंने आपको लोक कला के बारे में बताया था। लोक कला जो है वो जन सामान्य के भावनाओं की अभिव्यक्ति है और मानव सभ्यता का विकास क्रम आदिवासी कला के साथ जुड़ा हुआ है। तो एक कला का एक पहलू लोक कला भी हमें देखने को मिलता है। लोक अथवा मानव जाति की कला और इस विचार से आदिम जाति से लेकर आधुनिक कला तक की सभी कलाओं को लोक कला माना जा सकता है। और लोक कला जो है वो मुख्यतः ग्रामीण जनजीवन से जुड़ी हुई है। और लोक कला सदैव लोक मानस से प्रेरणा और पोषण प्राप्त करती रही है, जिसमें साधारण के सहज आनंद से परिपूर्ण, सरल, स्वच्छंद और परंपरागत रूपों की अभिव्यक्ति होती है। अतः लोक कला प्राचीन परंपराओं को अक्षुण्ण बनाए रखने की कला है ना। और लोक कलाएं प्रमुखतः स्थानीय होती है और किसी माध्यम से बंधी नहीं रहती है। लोक कला आकृति, माध्यम और तकनीक की दृष्टि से बहुत ही स्वतंत्र होती है। और इसमें विभिन्न देशों में, विभिन्न प्रदेशों में, विभिन्न राज्यों में पाई जाने वाली कलाओं के बारे में बात की थी। महाराष्ट्र में रंगोली, गुजरात में साथिया, राजस्थान में मांडना, उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में सोन रखना, बिहार में अल्पना आदि नामों से जाना जाता है। और अलग अलग विधियां होती हैं इनको कलर बनाने की, आकार बनाने की। और पटचित्रण में पटुओं के नाम के बारे में
पट्टुए बंगाल के पट्टचित्रों के बारे में बात की, भीलवाड़ा के फाड़ चित्रों के बारे में बात की, इसमें भी गोपियाँ अपना पूरा योगदान देती है, और धार्मिक भित्ति चित्रण के बारे में बात की। तो प्रिय विद्यार्थियों, अभी ये थोड़ा सा हमारा ई लेक्चर्स के बारे में कंटिन्यू चलता रहेगा, आप इनसे जुड़े रहें और अपना सबमिशन फाइल को तैयार कर लें, वो कभी भी मांगा जा सकता है। थैंक यू वेरी मच।